नाउ विटिलिगो एक क्यों होता है? अब इसका एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है, बट इसमें बहुत सारी डिफरेंट थियरीज है। आप लोगों को पता होगा कि अपने स्किन में 2 लेयर्स रहती है, अपर लेयर यानी एपिडर्मिस और लोअर लेयर यानी डर्मिस। अपने इसमें मिलानोसाइट नाम की पेशी रहती है जो मिलानिन नाम का पिगमेंट बनाती है, और इस मिलानिन पिगमेंट के कारण अपने स्किन को पर्टिकुलर कलर रहता है। किसी का विटिश कलर रहता है, किसी का एकदम फेयर रहता है, किसी का डार्क रहता है। जितना ज़्यादा मिलानिन उतना ज़्यादा डार्कनेस स्किन को रहता है। इसलिए वेस्टर्न लोगों में मिलानिन काफ़ी कम रहता है, तो दे आर क्वाइट फेयर पीपल। इंडियन लोग थोड़े से डार्क लोग रहते हैं क्योंकि उनमें मिलानिन काफ़ी ज़्यादा रहता है। और मिलानिन का फंक्शन बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं। बेसिकली ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करता है और अपने स्किन में डीप जाने नहीं देता। और इसीलिए इंडियन लोगों में स्किन कैंसर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं क्योंकि उनमें मिलानिन ज़्यादा रहता है। बट वेस्टर्न लोगों में स्किन कैंसर काफ़ी कॉमन होते हैं बिकॉज उनमें मिलानिन कम रहता है। और विटिलिगो में बेसिकली क्या होता है कि देयर इज वन थियरी नोन एज ऑटो इम्यून थियरी। अपनी ही बॉडी के इम्यून सिस्टम के डिसरेगुलेशन के कारण अपने ही बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज तैयार होती है जो अपने ही मेलानोसाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। और मेलानोसाइट सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो मेलानिन पिगमेंट बनना बंद हो जाता है, और इसलिए स्किन का कलर वहां बनता नहीं और स्किन सफेद हो जाती है, जिसको हम लोग विटिलिगो कहते हैं। ऐसे विटिलिगो के पैचेस दिख सर डिस्कनेक्ट हो गए क्या? सुधी सर, सर अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। सुधीर सर अनम्यूट करिए। वन मिनट। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप होस्ट हैं। यस सर। अभी आ रहा है आवाज? हाँ आवाज आ रही है सर, आप दोबारा स्क्रीन शेयर कर लीजिए अभी। अच्छा, स्क्रीन फिर से गई है क्या? हाँ सर, हाँ आप मतलब डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, दिख रहा है अभी? हाँ सर दिख रहा है। आ गया अभी? हाँ सर, स्लाइड शो नहीं हुआ है अभी। हाँ आ गया है सर, फैक्ट्स ऑफ विटिलिगो। आ गया। आई एम ऑडिबल ना? यस सर, यू आर ऑडिबल, क्लियर। सो जनरली ट्रीटमेंट अच्छे से रहते हैं, जनरली अच्छे से ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। बट जो एक्रल विटिलिगो रहता है यानी हाथ पैर तलवे पे या ओठ पे जो विटिलिगो रहता है वो बहुत बार अच्छे से ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है और थोड़ा जटिल रहता है। बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि विटिलिगो के पैचेस बाल रहते हैं वो भी कभी कभी सफेद हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ल्यूकोट्राइकिया। ऐसे इसमें अगर पेशेंट को विटिलिगो के पैचेस के साथ में अगर ल्यूकोट्राइकिया है, मतलब बाल भी अगर सफेद है, तो ऐसे इसमें थोड़ा रिकवरी के चांसेस कम रहते हैं। भी बहुत बार ये क्वेश्चन रहता है कि विटिलिगो हेरिडिटरी है क्या, मतलब अगर पेरेंट्स को विटिलिगो है तो बच्चों में हो सकता है क्या। बहुत बार मुझे
स्पेशली मैरिजेस का जो सीजन रहता है तब मुझे फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग लड़की देखने गए थे, लड़की काफ़ी अच्छी है, हमको बहुत अच्छा लगा सब, लेकिन उसके फादर को विटिलिगो है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो मैं उन लोगों को वही बोलता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि पेरेंट्स को विटिलिगो है तो बच्चों में होएगा ही। सिर्फ इतना पाया गया है कि 1 in 3 अफेक्टेड पीपल में फैमिली हिस्ट्री रहता है। जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन में विटिलिगो का इंसिडेंस 1 to 2% है, तो अगर किसी के फैमिली में अगर विटिलिगो है तो इट कैन गो अप टू 6 to 10%, बट इट इज नॉट वेरी कॉमन। तो इसलिए कोई इसमें अगर ऐसा किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अगर विटिलिगो है या कभी सेकंड डिग्री रिलेटिव को भी विटिलिगो है, जैसे अंकल को है, आंटी को है, बुआ को है, तो मेरे ख्याल से उसके कारण रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी विटिलिगो के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स उपलब्ध है, काफी एडवांस ट्रीटमेंट आ गई है। फिर भी एक क्रॉनिक डिसीज है, इसका कोर्स अनप्रेडिक्टेबल रहता है। कुछ लोगों में ट्रीटमेंट को विटिलिगो रिस्पॉन्स करता है, उसके बावजूद भी ठीक होने के बाद भी कभी कभी ये रिटर्न भी आ सकता है, तो इसका थोड़ा मॉनिटरिंग जरूरी रहता है और ठीक बाद भी थोड़ा लंबे समय तक ट्रीटमेंट इसका चालू रखना पड़ता है। और विटिलिगो अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट कर सकते हैं। अगर किसी ने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया और रेगुलर फॉलोअप किया तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ रीपिगमेंटेशन काफ़ी रहते हैं और इम्प्रूव होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं और अपन डिसीज को बढ़ने से भी रोक सकते हैं। Now what are various myths and facts of the vitiligo? जैसे कि मैंने बोला कि विटिलिगो के बारे में ऐसा समझ है लोगों का कि विटिलिगो इट इज नॉट एट ऑल कंटेजियस। अगर किसी विटिलिगो पर्सन से आपने हाथ लाया या उसके साथ हग किया तो ये एक का दूसरे को फैलता नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इन्फेक्शियस डिसीज और इट इज नॉट कॉज बाय सम वायरस लाइक कोरोना और कोई बैक्टीरिया से। एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। विटिलिगो के साथ बाकी स्किन के कोई कैंसर्स वगैरह रहते हैं ऐसा काफी लोगों का मानना रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं, विटिलिगो के साथ स्किन के कैंसर्स नहीं होते हैं। हाँ डेफिनेटली विटिलिगो का अगर किसी को एक्सटेंसिव विटिलिगो है तो उसमें डेफिनेटली लॉस ऑफ मिलानिन रहेगा। तो अगर ऐसा पर्सन अगर सनलाइट को एक्सपोज होता है तो सनलाइट प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर के कारण कभी कभी स्किन में कुछ कैंसरस चेंजेस आ सकते हैं। अभी डाइट के बारे में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि विटिलिगो में ये खाने से विटिलिगो बढ़ता है, ये खाने से ठीक होता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स ऐसा बताते हैं कि सफ़ेद बीमारी में सफ़ेद खाना नहीं चाहिए, जैसे विटिलिगो में दूध नहीं पीना चाहिए, नारियल नहीं खाना चाहिए। पर हमारे मेडिकल साइंस के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप सभी चीज़ें खा सकते हैं। इसमें इनफैक्ट हम लोग ऐसा बोलते हैं कि फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग फूड, विटामिन्स, खरबूजा जो रहता है मस्क मिलन, वो विटिलिगो में थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है बिकॉज इट इम्प्रूव द सूडो कैटालिज एक्टिविटी। ऐसा डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस इसमें कुछ रहते नहीं है, बट हेल्दी डाइट खाना जरूरी है। ना विटिलिगो में अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है, जैसे इसे दवाई से भी ठीक किया जा सकता है। अब किसी को एक आधा ही पैच है, काफ़ी दिन से वो बढ़ नहीं रहा है, एक ही जगह पे सीमित है, उसका साइज बढ़ नहीं रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल विटिलिगो। ऐसा विटिलिगो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स करता है। बट कुछ विटिलिगो ऐसे रहते हैं कि एक बार स्टार्ट होता है फिर धीरे धीरे नई नई जगह पे फैलते रहता है। जो पुराने पैचेस रहते हैं उसका भी साइज बढ़ते रहता है। तो ऐसे विटिलिगो को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल विटिलिगो, और ऐसे केसेस में थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रीटमेंट देना जरूरी रहता है। तो इसमें हम लोग ओरल मेडिकेशंस, कभी कभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस भी हम लोग देते हैं। अब कुछ लोगों को जैसे डिफिकल्ट टू ट्रीट एरियाज में विटिलिगो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि पाम सोल्स पे विटिलिगो है, लिप्स पे विटिलिगो है, तो ये ठीक नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में आजकल सर्जरी भी कर सकते हैं, अलग अलग सर्जरी के प्रकार रहते हैं जिससे नॉर्मल स्किन के मिलानोसाइट सेल्स निकाल के वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो वहाँ पे मिलानिन पिगमेंट बनना चालू हो जाता है। एक लाइट थेरेपी भी रहती है विटिलिगो में, उसको होल बॉडी फोटोथेरेपी बोलते हैं या उसको नैरो बैंड यूवी चेम्बर बोलते हैं। बड़ा चेम्बर रहता है जिसके अंदर इंसान को जाना पड़ता है और अपनी बॉडी को लाइट्स को एक्सपोज करना पड़ता है। उसमें अराउंड 24 to 28 ट्यूबलाइट्स रहते हैं 311 मिलीमीटर वेवलेंथ के।
तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है मिलानिन रीपिगमेंटेशन के लिए हेल्प करती है। इसके कई सारे सेशन रहते हैं, पेशेंट को हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसे कम से कम 50-60 बार करना पड़ता है, तब इसमें इम्प्रूवमेंट दिखती है। तो ये ट्रीटमेंट काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन इसका वही एक डिसएडवांटेज है कि जो बाहर गांव के पेशेंट है या जो पेशेंट्स डॉक्टर के क्लिनिक में हर हफ्ते में 2 या 3 बार नहीं आ सकते, उनके लिए ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हम लोग। और सबसे मेन चीज़ विटिलिगो में रहता है कि काउंसिलिंग, बिकॉज सबसे पहले जब किसी को ये पता चलता है कि विटिलिगो, आदमी साइकोलॉजिकली एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे वक्त साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरी रहती है कि ये कोई हार्मफुल डिसीज़ नहीं है, ना कोई स्किन का कैंसर है, ना कोई कॉन्टेजियस डिसीज़ है, सिर्फ इसको थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लगता है। तो ऐसे वक्त फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन्होंने के साथ सिंपैथी जताना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसलिए विटिलिगो इज नॉट एट ऑल कॉन्टेजियस, देर आर नो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस and it is not related to skin cancer or it doesn't predispose to skin cancer. अभी विटिलिगो में जनरल केयर ये रहता है कि आप हो सके तो सिंथेटिक कपड़े अवॉइड करिए, हमेशा कॉटन लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनिए, सनलाइट से बचिए क्योंकि विटिलिगो पैचेस में मेलानिन नहीं रहता है, तो तुम्हारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का हार्मफुल इफेक्ट जो होता है स्किन पे वो होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए हमेशा सनस्क्रीन लगा के बाहर जाना चाहिए। SPF 15 या SPF 30 सनस्क्रीन सफिशिएंट है। बहुत बार विटिलिगो में हम लोग देखते हैं कि किसी को अगर विटिलिगो वाले पेशेंट को कहीं पे खरोच आ गई, कुछ लग गया, तो वहाँ पे नया पैच आता है विटिलिगो का, उसको हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में किबनर फिनोमिना बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे पेशेंट ने इंजुरीज से बचना चाहिए। अगर किसी को इंजुरीज होती है तो वहाँ पे विटिलिगो का नया पैच स्टार्ट हो सकता है। स्किन को एक्सेसिव ड्राई होने से बचिए और इसलिए अच्छे से मॉइस्चराइजर या नेचुरल ऑयल्स आप लगा सकते हैं। सो ये थोड़ा सा विटिलिगो के बारे में था। बिकॉज अभी वर्ल्ड विटिलिगो डे हुआ है, इसके कारण स्वाति का कहना था कि अपन विटिलिगो के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बट आजकल जो बहुत कॉमनली स्किन ओपीडी में इन्फेक्शन चल रहा है वो है फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। फंगस एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हिंदी में दाद बोलते हैं या मराठी में कोई नाइटा बोलता है या गजकरण बोलता है। ये फंगस स्किन के अंदर जाने के कारण पेशेंट्स को इसके पैचेस आने लगते हैं। अब ये फंगस कहाँ से आता है? ये फंगस बहुत सारी जगह पे रहता है। कोई अपने घर के कोई सरफेसेस है, टेबल से, उस पर भी फंगस रह सकता है। ये फंगस प्लांट से भी आ सकता है, ये फंगस एनिमल्स के कारण भी अपने को लग सकता है, ये फंगस सॉइल के कारण भी अपने को लग सकता है। आजकल तो ऐसी पोजीशन है हमारे स्किन ओपीडी में कि हर तीसरे या चौथे पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन होता है, बिकॉज रेनी सीजन में काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। उसका रीज़न है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी अपने घर पे अगर गीले कपड़े टंग के रखे हैं तो उसको फंगस लगता है, ब्रेड में कभी वाइट वाइट फंगस लगता है, वैसे हमारे स्किन को भी फंगस लग सकता है। और जनरली स्किन के ऐसे एरिया जहाँ पे हवा नहीं जाती है, ऑक्लूडेड रहते हैं, वहाँ पे मॉइस्चर जमा रहता है, जैसे ग्रोइन एरिया हो गया, ऐसे एरिया में फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और वहाँ से ये बाकी में नाखून के जरिए या वहाँ का टॉवेल किसी और जगह पे शेयर करने से हो सकते हैं। पिछले 7-8 साल में इंडिया में फंगल इन्फेक्शन काफ़ी रैम्पेंटली चल रहा है। और ओबीज लोगों में जिनमें बहुत एक्सेसिव स्किन फोल्ड्स रहती है, स्किन फोल्ड्स में फिर हवा नहीं जाती है, मॉइस्चर डैम्पनेस रहता है, डायबिटिक पेशेंट्स बिकॉज ऑलरेडी थोड़ा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहता है, उनमें भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फंगस के बहुत सारे स्पेसीज रहते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया है कि ये कहीं पे भी रह सकता है और अपने को कहीं से भी ये लग सकता है। बेसिकली इसके सिम्टम्स कैसे रहते हैं कि ऐसे सर्कुलर पैचेस जो है फंगस के स्किन पे आते हैं, ये इसमें थोड़ा सा इरिटेशन होता है, खुजली होती है, ये थोड़ा सा पेरीफेरी में धीरे धीरे एक्सटेंड होते जाते हैं। और सपोज वहाँ पे अपन ने खुजाया, पेशेंट ने खुजाया, वो नाखून कहीं पे और लग गया, तो ये फंगस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है और वहाँ पे नए नए पैचेस आने लगता है। ऐसे वाइट वाइट स्केल्स भी उसमें देखते हैं, कभी कभी स्वेलिंग भी आ सकता है, कभी अगर सीवियर इन्फ्लेमेशन रहा तो ब्लिस्टर्स भी आ सकते हैं। आजकल तो ऐसा है कि पहले ऐसा था कि फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा कॉमनली सिर्फ ग्रॉइन एरिया में होते थे या बटक्स पे होते थे क्योंकि ऑक्लूडेड एरिया है। आजकल थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है, रहने का तरीका भी
हो गया है, टाइट क्लोथिंग, टाइट जीन्स यंग जनरेशन ये बहुत ज़्यादा पहनते हैं, तो उसके कारण सर्कुलेशन, एयर वेंटिलेशन बरोबर नहीं मिलता है, तो इसलिए फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जिनको भी इन्फेक्शन रहता है हम लोग यही बताए थे कि आप ढीले कॉटन कपड़े पहनिए, जीन्स थोड़ा सा अवॉइड करिए। दिस इज कॉमन टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन इन द ग्रॉइन एरिया, जॉब, जैसे कि मैंने पे हवा नहीं जाती है, मॉइस्ट रहता है, डैम्पनेस रहता है, इसलिए वहाँ पे फंगस जल्दी हो जाता है। ये बॉडी का फंगल इन्फेक्शन, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये रहता है कि ये सेंटर में क्लियर होते जाता है और पेरीफेरी में बढ़ते जाता है। इसलिए आपने देखा कि रिंग लाइक दिखता है, क्योंकि सेंटर की स्किन ये क्लियर होती जाती है, आगे आगे बढ़ते जाता है। ये दूसरे टाइप का एक फंगल इन्फेक्शन है, इसको बोलते हैं कैंडिडियासिस और कैंडिडियल इंटरट्रैगो। बहुत बार ये भी काफी लोगों में जिनका पानी में ज्यादा काम रहता है, साबुन में ज्यादा, साबुन के झाग से काफी संपर्क रहता है, जो डायबिटिक है, बहुत लोग ओबीज रहते हैं तो उनकी उंगलियों के बीच में गैप कम रहता है, या ऐसे लोग जो दिन भर सॉक्स रहे या शूज पहन के रहते हैं, उंगलियों के बीच में हवा नहीं जाती है, तो वहाँ पे इस टाइप के फंगल इन्फेक्शंस या कैंडिडा इन्फेक्शंस होते हैं। और जो हाथ की उंगलियों के बीच में होता है इन्फेक्शन, ये बेसिकली हाउस वाइज में काफी कॉमनली होता है, क्योंकि वहाँ पे अगेन रिपीटेडली हैंड्स आर एक्सपोज टू वाटर, डिटर्जेंट्स, सोप्स, उसके कारण ये फंगल इन्फेक्शन वेब स्पेसेस में काफी कॉमनली होता है। बहुत बार आपने देखा कि अपने नेल्स भी काफी खराब हो जाते हैं, वो एकदम से वाइट पड़ जाते हैं, या उनका सरफेस टेक्सचर खराब हो जाता है, या कभी कभी थोड़े से नाखून ऊपर उड़ जाते हैं, वो काले भी पड़ जाते हैं। ये भी एक प्रकार का नाखून का फंगल इन्फेक्शन रह सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि फंगल इन्फेक्शन सिर्फ नाखून में स्टार्ट होता है और नाखून से वो धीरे धीरे फिर एडजेसेंट स्किन में यानी पैर में फैलता है, और पैर से फिर बाकी बॉडी पे भी ये फैल सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स ने क्या ध्यान देना चाहिए कि अपने कपड़े जो है, जिनको भी फंगल इन्फेक्शन है, सबसे पहले टॉवेल अपना अलग रखना चाहिए, एक का टॉवेल दूसरे ने शेयर नहीं करना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स ने अपने कपड़े रोज गर्म पानी में धोने चाहिए। कभी कभी आजकल वॉशिंग मशीन में कॉमन कपड़े अपन धोते हैं सभी लोगों के, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके कपड़ों से बाकी कपड़ों में फंगल इन्फेक्शन जा सकता है और दूसरे लोगों को घर में फंगल इन्फेक्शन लग सकता है। हमेशा कपड़े धूप में स्ट्रॉन्ग सनलाइट में सुखाने को डालो अगर पॉसिबल हुआ तो। बहुत बार ये फ्लैट स्किन में रहने वाले लोगों को पॉसिबल नहीं रहता है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि उनको हॉट आयरन करो, ताकि अगर फंगल इन्फेक्शन है तो हॉट आयरन से फंगस मर जाएगा। और कपड़े हमेशा कॉटन ढीले कपड़े पहने, जीन्स वगैरह टाइट क्लोथिंग वगैरह अवॉइड करिए। अगर आप दिन भर सॉक्स पहनते हैं तो आप ऑफिस में आने के बाद शूज और सॉक्स निकालते जाइए, ताकि आपके उंगलियों के बीच में भी एयर वेंटिलेशन अच्छे से जाना चाहिए। बहुत बार ये जो कुछ मैंने ट्यूब्स के फोटो डाले हैं, ये मिक्स कॉम्बिनेशन ट्यूब्स है, इसमें एंटी फंगल रहता है, एंटीबायोटिक रहता है, स्टेरॉयड रहता है। तो बहुत बार पेशेंट्स क्या करते हैं कि अपने इंडिया में एकदम से शुरुआत में कोई माइनर सिम्टम्स के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, और अपने यहाँ पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन फार्मेसी में इजीली मिल जाती है, तो केमिस्ट को तो पता नहीं रहता कि पेशेंट को क्या हुआ है। एक जनरल ऐसा ट्यूब दे देता है जिसमें स्टीरॉयड रहता है, और पेशेंट्स ऐसे ट्यूब लगाते रहता है, तो टेम्पररी इससे रिलीफ मिलती है क्योंकि इसमें स्टेरॉयड रहता है। बट ऐसी ट्यूब्स के कारण फंगल इन्फेक्शंस हमेशा और जटिल होते हैं, वो और डीप जाते हैं, और जैसे ऐसे लगाना मलहम पेशेंट छोड़ देता है तो वो दुगनी स्पीड से बढ़ते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स ने डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए। ऐसे क्रीम जो है जो केमिस्ट के कहने पे बिल्कुल लगाना नहीं चाहिए। इससे शुरुआत में भले फ़ायदा हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में ये नुकसानदायक रहता है। बहुत बार तो ऐसे कुछ ट्यूब फेयरनेस क्रीम करके भी काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें स्टेरॉयड रहता है, तो लोग शुरुआत में लगाते तो चेहरा अच्छा दिखता है, तो उनको आदत लग जाती है ऐसे क्रीम लगाने की, तो वो डेली लगाते रहते हैं ताकि उनका चेहरा शाइन होते रहता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर ऐसे क्रीम आप लगाएंगे तो चेहरे पे बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये साइड इफेक्ट है। अगर स्टेरॉयड कंटेनिंग क्रीम आप अगर बहुत दिन तक लगाएंगे तो चेहरे पे ऐसे पिंपल्स आ सकते हैं। अगर पोटेंट स्टेरॉयड वाला ट्यूब अगर आप बहुत ज़्यादा दिन तक चेहरे पे लगाएंगे तो चेहरे पे
अनचाहे बाल आ सकते हैं, और ये फीमेल पेशेंट्स में काफ़ी एम्बेरेसिंग हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस, स्टेरॉयड इंड्यूस्ड हाइपरट्राइकोसिस। और ऐसे स्टेरॉयड क्रीम के कारण बहुत बार अपने स्किन में जो त्वचा में बारीक बारीक खून की नसें रहती है वो डायलेट हो जाती है, और उसके कारण त्वचा लाल हो जाती है, त्वचा काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। इसलिए त्वचा को कोई सोप, स्ट्रॉन्ग विंड, एयर कंडीशन की हवा, सनलाइट, इवन गैस का आँच ये सहन नहीं होता है, और चेहरा लाल भी हो सकता है। और बहुत बार अगर आप ग्रॉइन एरिया में अगर टीनिया या जॉ किच के लिए या फंगल इन्फेक्शन के लिए अगर स्टेरॉयड वाला क्रीम लगाते हैं तो ऐसे स्ट्रेच मार्क्स भी आ सकते हैं ग्रॉइन एरिया में, इस टाइप के स्ट्रेच मार्क्स। सो ऐसे इसलिए सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करने चाहिए। चेहरे पे पिंपल्स आ सकते हैं, अनचाहे बाल आ सकते हैं, चेहरा लाल हो सकता है, और बाकी जगह पे स्किन पतली होकर ऐसे स्ट्रेच मार्क्स भी आ सकते हैं। इसलिए गलत क्रीम इस्तेमाल ना करें और एक्सपर्ट को ही हमेशा दिखाइए। नाउ इस रेनी सीजन में दूसरा एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉमन है, वो एक स्केबीज। स्केबीज एक माइट रहता है, ये जो फोटो है स्केबीज माइट का है, जिसको हम कीड़ा बोल सकते हैं। ये जिन लोगों को एक के कारण दूसरे को फैलने वाली बीमारी है। तो जैसे ये बीमारी काफ़ी कॉमनली हॉस्टल्स में पाई जाती है। क्या होता है कि डॉर्मिटरी टाइप ऑफ रूम रहते हैं, बहुत सारे लड़के एक रूम में रहते हैं, काफ़ी ओवर क्राउडिंग रहती है, या पुअर पॉपुलेशन और स्लम एरिया में जहाँ ओवर क्राउडेड लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को स्केबीज नाम की बीमारी काफ़ी होती है, बिकॉज ये हाईली इन्फेक्शियस रहता है, कॉन्टेजियस रहता है। ये स्केबीज का माइट स्किन में जाता है और स्किन में वो अपना घर बनाता है, और ये रात के टाइम में स्किन में अंडे डालता है। इसलिए स्केबीज का जो ईचिंग है रात में बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है। इसलिए एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, अगर रात में आपको खुजली बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में पूरे, तो स्केबीज हो सकता है। इसलिए अगर एक को स्केबीज हुआ तो जो साथ में सब फैमिली के मेंबर्स होते हैं, एक का दूसरे को भी लग सकता है। और स्केबीज बहुत एनिमल्स पे भी हो सकता है। किसी के घर में अगर पेट एनिमल है और एनिमल को अगर ईचिंग है तो पेट एनिमल को दिखाना चाहिए, क्योंकि पेट एनिमल से भी ह्यूमंस में स्केबीज हो सकता है। और बहुत बार सपोज किसी को अगर स्केबीज लगना है, स्केबीज अगर किसी को लग गया तो उसके लक्षण आने को काफ़ी समय लग सकता है, मतलब 1 या 2 महीना भी लग सकता है। अगर किसी को पहले स्केबीज नहीं हुआ होगा तो 1 या 2 महीने के बाद उसको फिर धीरे धीरे स्किन में बारीक बारीक फुंसी आएगी, फिर धीरे धीरे खुजली चालू हो जाएगी। और जनरली स्केबीज की जो फुंसियाँ रहती है ये फिंगर वेब स्पेसेस में, अंडर आर्म्स में, ग्रॉइन एरिया में, एब्डोमेन पे, ये काफ़ी कॉमनली इस जगह पे होती है। और मेल्स में जेनिटल एरिया पे ज़्यादा होती है। ये टिपिकल स्केबीज के लीजन्स रहते हैं। ऐसे लाल रंग के फुंसियाँ हाथ में भी आ सकती है और ये अंडर आर्म्स में भी आ सकती है, और बहुत ही एक्सट्रीमली प्रोराइटिक रहते हैं ये, बहुत ज़्यादा इसमें खुजली होती है, और खुजली करके कभी कभी ये पक भी सकता है और इसमें से मवाद भी निकल सकता है। तो इसलिए इसको प्रॉपर और जल्दी ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। स्केबीज में भी हम लोग ये बताते हैं कि स्केबीज वाले पेशेंट ने स्केबीज का ट्रीटमेंट करने के बाद अपने सब कपड़े जो है, बेडशीट्स है, तुम्हारा टॉवेल्स है, ये सब चीज़ें गर्म पानी में धो के धूप में सुखाने को डालना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट करने के बाद स्किन के स्केबीज माइट ठीक तो हो जाता है, बट कपड़ों में भी कभी कभी रह सकता है। इसलिए सब कपड़े गर्म पानी से धोना, धूप में सुखाना, आयरन करना, ये बहुत जरूरी रहता है। ये कुछ कॉमन इन्फेक्शन है जो रेनी सीजन्स में हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ट्रूली अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। बहुत ही अच्छी जानकारी जो आपने दी है हमें विटिलिगो के बारे में, जैसे बताया कि वो एक स्टिग्मा नहीं है और वो ना ही छूने से फैलता है, और उसके साथ में ही फंगल इन्फेक्शंस एंड स्केबीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, इट इज़ वंडरफुल एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल आर नॉन मेडिको पीपल ऑल्सो, कि जिन्होंने जो आज सुन रहे हैं आपको फेसबुक पर भी और यहाँ पर भी। तो थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक ये सवाल, अगर किसी को कोई सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली टेक अप द क्वेश्चन। मीनवेल सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जो कोई पेशेंट्स आते हैं रिपीटेड फंगल इन्फेक्शंस के साथ में,
तो उनके लिए क्या कुछ अलग एडवाइस देना चाहेंगे आप? भाई जो मैंने बोला सर कि आजकल जो लाइफस्टाइल जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो आ गया है, पेशेंट जो है टाइट कपड़े पहनते हैं, जीन्स ज्यादा यूज होता है, तो उनको डिस्करेज करना चाहिए कि जीन्स मत पहनिए, आपके लोअर जो रहते हैं कॉटन के और ढीले पहनिए। तो ये सब चीजें काफी हेल्प करती है रिपीटेड फंगल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। मैं आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड टू दिस सर कि जो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग वजाइनल इन्फेक्शंस जो है कि फंगल इन्फेक्शंस भी बहुत देखते हैं, सर्वाइकल इन्फेक्शंस, और इसका भी इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट या फिर जल्दी ट्रीटमेंट नहीं लेने के कारण से भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो वर्ड ऑफ क्वेश्चन कि अगर आपको वजाइनली भी कहीं पर महिलाओं में अगर आपको ईचिंग है या सफेद वाइट डिस्चार्ज होता है, तो आपको बिल्कुल आपके डॉक्टर को जल्दी दिखाना चाहिए, बिकॉज इट इज अ फंगल इन्फेक्शन, इट नीड्स ट्रीटमेंट। जैसे सर ने बताया कि कई तरह की जो ऑइंटमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, उसको सुपरफिशियली लगा के आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो डिस्चार्ज सर्विक्स से, सर्वाइकल इन्फेक्शन है, वजाइनल इन्फेक्शन से आ रहा है, तो वो इन्फेक्शन जो है कि आपको जब तक कि हम लोकली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो वो सिर्फ ऑइंटमेंट लगाने से नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन सर आया है कि हेयर फॉल इन सीनियर सिटीजन्स, स्पेशली लेडीज एंड कोंडा इन हेड। फॉल इन फीमेल्स बहुत सारे रीजन है। कॉमन रीजन है कि थायराइड डिसऑर्डर, किसी को अगर हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म, तो उसके कारण भी हेयर फॉल होता है। इंडियन फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिफ्यूज हेयर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बिकॉज ऑफ मल्टीपल विटामिन्स एंड इज आल्सो ऑफ द कॉज। तो अगर किसी को हेयर फॉल है तो उन लोगों ने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ऑल आपका वर्कअप कर लेना चाहिए, जिसमें ही पता चले। कुछ सर लोगों का एनीथिंग ऐसा ऑन रहता है दिस? कि दिन में 10-15 बाल भी अगर झड़ते हैं तो लोग टेंशन लेते हैं, नहीं, और रोज के कुछ बाल झड़ना नॉर्मल रहता है, क्योंकि वहां पे नए बाल आते भी रहते हैं। तो हमारे बुक के हिसाब से अगर रोज के अगर 50 भी बाल झड़ते हैं, 100 भी बाल झड़ते हैं, तो इट कैन बी नॉर्मल। बट अगर एक्सेसिव शेडिंग हो, मोर देन 100 हेयर्स पर डे, और सर डैंड्रफ के आपकी लिए आवाज आप कोई भी अच्छा डैंड्रफ के लिए कोई भी अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि डैंड्रफ छुपाने के लिए लोग ऑयल ज्यादा लगाते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। हेयर ऑयल ज्यादा नहीं लगाना, डैंड्रफ दिखता है इस ऑयल ज्यादा लगाते हैं, उससे और वर्स हो सकता है डैंड्रफ। तो डैंड्रफ अगर है तो ऑयल ज्यादा लगाना नहीं चाहिए। सर ऑफ कोर्स आज का ये हमारा टॉपिक नहीं था, बट अडोलसेंस यानी यंग गर्ल्स या बॉयज एंड एक्ने इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग्स द अडोलसेंस नाउअडेज। तो कैन यू जस्ट गिव वन यस, सम फ्यू टिप्स ऑन दैट? acne, whatever patient they come to me for the same reason, I tell them कि this is expected at this age, ये उम्र में एक्ने आने वाले हैं because of the hormonal changes in the body। अगर थोड़े बहुत एक्ने आते हैं तो आपको टेंशन मत लो, एक समय के साथ निकल भी जाएंगे। उसमें सिर्फ ये करना चाहिए कि इसको हाथ से फोड़ना नहीं चाहिए, चेहरे पे कोई ऑयली क्रीम कॉस्मेटिक्स लगाना नहीं चाहिए। और एक्ने स्किन ऑयली स्किन रहती है तो ऐसे लोगों ने सिर में भी बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो ऑयल फिर फोरहेड पे उतरता है और उसके कारण पिंपल्स बढ़ते हैं। खाने में थोड़ा सा स्वीट्स अवॉइड करना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। स्वीट्स और मिल्क प्रोडक्ट से भी एक्ने बढ़ सकते हैं। और हेल्दी डाइट ले लो, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट, सलाद, फ्रूट्स, पानी ज़्यादा पियो, ये सब चीज़ें फ़ायदा करेगी। डेफिनेटली सर, दैट वाज अ वंडरफुल टिप फॉर ऑल द अडोलसेंट्स। और फिलहाल हमें चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चंस नहीं है। मैंने एक ईमेल आईडी डाला है jcimedico@ngp@gmail.com। अगर आपको कभी भी कोई स्किन रिलेटेड आपको क्वेरी है विच कैन ओनली बी आंसर्ड एज अ क्वेश्चन, नॉट फॉर द ट्रीटमेंट पार्ट, तो आप यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो हम उसके सॉल्व करेंगे सर के द्वारा। And thank you, sir. It was a truly wonderful session. And now I would like to invite our secretary, Dr. Deepika Chandu, for her vote of thanks. Thank you, Sophie. Thank you, team JCF, for giving me this opportunity. It was a wonderful session, sir. Over to you, Deepika.
Yes, am I audible? Yes, you're audible. Yes, yes. Yeah. Thank you, President ma'am. On the onset, I'd like to thank our chief guest. I think sir is left, but thank you, JC Ashish Tamkoria, sir, his own President Regency, for gracing today's occasion. A very big thank you to our eminent speaker for today, our very own JC Dr. Sudhir Mavadwar, sir. Thank you for enlightening us regarding vitiligo and other skin problems as well. There were a lot of tips which were given, which I think will be really helpful for us as well as the patients who are watching you. So thank you so much for the enlightening session. A big thank you to our immediate past president and zone director, Dr. Smita Pakhode ma'am, and past president Sachin Devkar sir for joining us. Thank you to all the participants for being a part of this super informative session. I'm sure all of us have a very good take home message today.